अच्छा, मैंने क्या कहा कि स्ट्रेन एनर्जी किसी भी बॉडी में वो स्टोर्ड एनर्जी है जो उसमें स्ट्रेन की वजह से स्टोर होती है। लाइक जब हम स्ट्रेन को रिड्यूस करते हैं स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, और जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं लोड अप्लाई करते हैं, इफ इतना लोड हम अप्लाई करें तो वो विद इन इलास्टिक लिमिट रिजाइड कर रहा हो, तो तब उस लोड की वजह से जितनी स्ट्रेन जनरेट होती है वो उसके उस मटेरियल के अंदर एक किस्म से पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे अपीयर होती है। लाइक हम जब लोड अप्लाई करते हैं तो हम जो एटम्स हैं उनकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है समझ लो मेन पोजीशन से उनको डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो जितना हम डिस्प्लेस करेंगे हम वर्क करेंगे, और जितना हम वर्क कर रहे हैं तो वो वर्क उनके अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। अगर हम लोड इतना अप्लाई करेंगे इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट पे, तो फिर वो एनर्जी उनके अंदर परमानेंटली एक तरह से स्टोर हो जाती है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे। और जो ही लोड हम हटाते हैं तो वही एनर्जी एज ए रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करके उस ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करते हैं। क्लियर? तो सेम मैंने अभी जैसे एग्जांपल दी, स्प्रिंग की आप एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज करो कि ये आपके पास एक स्प्रिंग है विदाउट लोड, कोई हमने इस पे स्ट्रेस या लोड अप्लाई नहीं किया, और ये जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है ये है इक्विलिब्रियम वाली कॉन्फ़िगरेशन, और मिनिमम एनर्जीज की स्टेट है ये इसकी, और ये बॉडी यही चाहती है कि इसी स्टेट में रहे। अगर हम इसके ऊपर लोड अप्लाई कर दें तो जो ही लोड अप्लाई करेंगे तो लोड की वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा? चेंज। लाइक सपोज कि पहले ये स्टेट में थी इस पोजीशन पे, तो लोड अप्लाई करने की वजह से इसकी पोजीशन इतनी चेंज होगी, और लेट्स सपोज इन टर्म ऑफ लेंथ अगर मैं कहूं तो ये इतनी सी इसकी लेंथ में चेंजिंग आएगी। ठीक है, अगर हम जनरल बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग आई लोड की वजह से, लोड आप मान लीजिए स्ट्रेस। ठीक, अगर ये स्ट्रेस मैंने अप्लाई किया विद इन इलास्टिक लिमिट, तो जो ही मैं स्ट्रेस को रिमूव करूंगा, इस स्प्रिंग को अनलोड करूंगा, तो ये स्प्रिंग किधर जाएगा? ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, जो इसकी पहले वाली पोजीशन थी ये उसी कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेगी। अब रीगेन इसने क्यों किया? क्योंकि जितना हमने स्ट्रेस अप्लाई किया उसकी वजह से इसमें स्ट्रेन जनरेट हुई, और उसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर होगी, और उस एनर्जी में इसको वापस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, वो एनर्जी इसको वापस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लेके आएगी। अब वो एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर हुई स्ट्रेस या स्ट्रेन की वजह से, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन। लेकिन कंडीशन क्या है? ये लोड कितना होना चाहिए कि दिस लोड मींस स्ट्रेस कितना होना चाहिए? इलास्टिक लिमिट या लेस आर इक्वल टू इलास्टिक लिमिट। कि इलास्टिक लिमिट जितना ही लोड होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा? अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो स्प्रिंग में जो ही अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह स्प्रिंग को खींच लेगा, और जो लोड को हम हटाएंगे तो ये स्प्रिंग वापस नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी हमने दी थी इन टर्म ऑफ स्ट्रेस वो कंज्यूम हो गई टू परमानेंटली डिसलोकेट द पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्लियर? तो परमानेंट डिसलोकेशन के लिए, परमानेंट चेंज के लिए वो कंज्यूम होगी, अब वो इसके अंदर स्टोर नहीं, इसीलिए बॉडी वापस भी नहीं जाएगी। तो एनर्जी स्टोर, जब स्ट्रेन एनर्जी आएगी तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए? क्या हम किसी बात करें किसी भी मटेरियल के अंदर ये एनर्जी तब स्टोर होगी जब उस पे अप्लाइड लोड इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन एनी मटेरियल इफ लोड इज अप्लाइड विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, कि अगर हम लोड विद इन इलास्टिक लिमिट अप्लाई करें देन एनर्जी स्टोर्ड इन दैट मटेरियल इज नोन एज स्ट्रेन एनर्जी। या फिर इसको दूसरी वे से कैसे डिफाइन कर सकते हो कि स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन की वजह से किसी भी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन एनर्जी। एनर्जी stored within material are internal energy of a material due to deformation in that material if applied load is
विद इन इलास्टिक अप्लाइड लोड अगर विद इन इलास्टिक लिमिट है तब जो डिफॉर्मेशन होगी उसकी वजह से जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इसको मोस्टली शो कैसे करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय यू मोस्टली इसको यू से भी शो करते हैं बट ई से भी आप शो कर सकते हो इंटरनल एनर्जी ठीक है बट ये इन फॉर्म ऑफ जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है तो इसलिए हम इसको यू से भी शो करते हैं लेकिन होती है बात ये जब मटेरियल की इंटरनल एनर्जी है तो ई से भी शो कर सकते हो इंटरनल एनर्जी मीन टोटल एनर्जी आपके पास ठीक है तो ये किस वजह से स्टोर होती है फ्लूइड एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए जो हम स्ट्रेस लगाते हैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए जो हम वर्क करते हैं वो वर्क उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इफ अप्लाइड स्ट्रेस is within an elastic not exceed the elastic if stress is beyond elastic then there will be no strain energy clear अच्छा अब ये strain energy होती किस लेवल है strain energy देखो strain energy किसके प्रोपोर्शनल हो सकती है वैसे आप क्या सोचो स्ट्रेस के कि जितनी विद इन इलास्टिक लिमिट कोई बॉडी जितनी ज्यादा स्ट्रेस बेयर करेगी उसके अंदर इतनी एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी लाइक एक स्मॉल स्लिंगी स्प्रिंग उसको मैं थोड़ी सी फोर्स लगाऊं तो वो यूं एक तरह से ना वेट हो जाता है अगर थोड़ी और फोर्स लगाऊं परमानेंट जी तो लेकिन अगर एक हेवी स्प्रिंग है मेरे पास जैसे गाड़ियों में लगे होते हैं ठीक है या हेवी मशीन है तो उस पर मैं इतनी ज्यादा फोर्स लगाऊं तो थोड़ी सी भी उसकी स्ट्रेन चेंज मतलब एक तरह स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं कर सकता बट हेवी मशीनरी उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस करती है ठीक मीन वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस बेयर करने की एबिलिटी रखता है वो तो इट मीन जितनी ज्यादा स्ट्रेस वो बेयर करेगा जितनी ज्यादा हम उसको एनर्जी देंगे इतनी एनर्जी उसके अंदर विद इन इलास्टिक लिमिट स्टोर होगी तो इतनी एनर्जी एक तरह से है जो स्टोर होगी वो स्ट्रेस के ऊपर तो इन टर्म ऑफ स्ट्रेस हमारे पास इसको फिर हम कैसे लिखेंगे it is given by strain energy is equal to RE is equal to किस के इक्वल होगी stress applied हाँ applied stress into total volume of that body ठीक ये हम रिलेशन कैसे अभी ड्राइव करेंगे तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग करेंगे ठीक है तो ये आ गया हमारे पास स्ट्रेस का स्केल ये हमारे पास क्या है ये क्या है ये स्ट्रेन है ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और ये वॉल्यूम ऑफ दैट मटेरियल क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन का मतलब एक तरह से अगर हम सॉलिड कंसीडर करें तो सॉलिड 3 डायमेंशनल उसमें मोस्टली चेंज आता है तो वॉल्यूम ठीक है अगर उसकी एक स्पेसिफिक लेंथ देख रहे हैं तो फिर यहाँ कि एरिया मल्टीप्लाई लेंथ तो इस जगह हम एरिया मल्टीप्लाई ठीक है अब देखो ये है मैक्सिमम स्ट्रेन ये क्या है मैक्सिमम अब इसका प्रूफ हम देख लेते हैं प्रूफ अब प्रूफ पे जाने से पहले आप ये कंसीडर करो एक छोटी सी एग्जांपल लेट्स सपोज कि ये आपके पास कोई रॉड ठीक जिसके एरिया कितना है a इस पे हम स्ट्रेस कितनी लगा रहे हैं फोर्स कितनी लगा रहे हैं F क्लियर तो फोर्स लगाने से इस एरिया पे फोर्स लगाने से इसमें इलांगेशन कितनी आ जाती है लेट्स सपोज L1 इलांगेशन कितनी आती है L और टोटल इसकी लेंथ कितनी है L के टोटल लेंथ है इलांगेशन कितनी आ गई L1 कितनी फोर्स लगाई F बट दिस फोर्स इज विद इन इलास्टिक लिमिट अगर ये विद इन इलास्टिक लिमिट है तो ये हमारे पास आ रही है स्ट्रेन और फोर्स जो इस एरिया में लग रही है ये क्या है स्ट्रेस तो इलास्टिक लिमिट के अंदर रूल्स ला क्या थे स्ट्रेस कि अगर F इज इलास्टिक लिमिट के अंदर इक्वल टू R लेस देन इलास्टिक लिमिट
तो तब हमारे पास क्या होगा? देन strain स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ क्या होगा? एप्लीकेबल। अगर हुक्स लॉ एप्लीकेबल है तो इन दोनों में सेम रेशो से चेंज आएगा। जितनी हम स्ट्रेस ज्यादा करेंगे जितनी स्ट्रेन बढ़ेगी, और जो ही हम स्ट्रेस को हटा देंगे, अनलोड कर देंगे इस बार, सपोज ये फोर्स लोड, इसको अनलोड करेंगे तो ये दोबारा बाडी कैसे हो जाएगी? अपनी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। क्योंकि इस स्ट्रेस या स्ट्रेन की वजह से इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, वो एनर्जी को वापस लेगी और वो एनर्जी क्या कहलाती है? स्ट्रेन। अब इसको प्रूफ हम करते हैं ग्राफिकली, ठीक है? एनालिटिकली भी आप कर सकते हैं, बट कार्टून की वर्कबुक उन्होंने इसको प्रूफ कैसे किया होगा? ग्राफिकली। तो ग्राफिकली हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एनालिटिकली बहुत आसान है कि आप एवरेज फोर्स ले लो जो इस पे लग रही है, मल्टीप्लाई जितनी इसमें चेंज इन डिफॉर्मेशन इनके चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन जितनी आ रही उसको मल्टीप्लाई, जितना वर्क, मतलब इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी जितना वर्क हुआ, और वर्क और बॉडी कितना करती है कि जितनी फोर्स लगती है और जितनी उसमें चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन आती है, चेंज आती है, फोर्स मल्टीप्लाई चेंज इज इक्वल टू वर्क। एनालिटिकली क्या होगा कि स्टोर्ड एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन। तो स्टोर्ड एनर्जी दैट इज स्ट्रेन एनर्जी किसके इक्वल होगी? वर्क डन डब्ल्यू। और वर्क यहां कितना होगा? एवरेज फोर्स। एवरेज में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो इनिशियल चेंज आने के लिए कम फोर्स चाहिए, उससे आगे चेंज आने के लिए ज्यादा, और चेंज आने के लिए और, लाइक आपके पास एक्सप्लेन, उसको पहले आप 1 मिनट चेंज लाओ तो थोड़ी फोर्स, अगला इतने चेंज लाने के लिए ज्यादा फोर्स, उससे दुगना फोर्स लगनी चाहिए, उससे अगली इतनी चेंज लाने के लिए दूसरी टाइम फोर्स चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? तो एक कौन सी फोर्स ली? पहले वाली इंटरमीडिएट फाइनल एवरेज। तो एवरेज फोर्स हम मोस्टली कि पहले इनिशियली इसका ऑलमोस्ट 0 फोर्स लग रही है, फाइनल मैक्सिमम फोर्स लग रही है, तो एवरेज कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम F प्लस इनिशियल 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 F मल्टीप्लाई कितनी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रही है? तो ये इसके बाद इसकी क्या आएगी? स्ट्रेन एनर्जी। अब फोर्स आप निकाल सकते हो, यंग्स मॉडुलस की फॉर्म में भी आप इसको लेके जा सकते हो। क्यों? एज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होती है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यही होते हैं। तो स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स बाय यूनिट एरिया। यहाँ स्ट्रेन अगर हम बात करें टेंसाइल तो कितनी प्रोड्यूस होती है? L1 by L is equal to मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ से फोर्स निकालो, F किसके इक्वल आ जाएगा? हाँ, E into L1 इधर जाकर मल्टीप्लाई, ये A सर मॉडुलस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी ऐसे शो इजी शो। तो यहाँ से आप F निकालो, F किसके इक्वल आ जाएगा? देखो ये L ऊपर चला जाएगा, Fl डिवाइडेड बाय Al1 is equal to E। तो यहाँ से F किसके इक्वल आ जाएगा? E Al1 डिवाइडेड बाय। तो ये फोर्स यहाँ पुट करो तो आपके पास फिर एनर्जी कितनी बन जाएगी? देन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2 F, F की जगह ये वैल्यू आनी, तो एक L1 ये है, एक L1 ये है, L1 स्क्वायर इनटू E L1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो ये आपके पास क्या आ गई? स्ट्रेन एनर्जी इन टर्म ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दैट मटेरियल। बात समझिए। अब इसी को हम दूसरी वे से भी कर सकते हैं, स्ट्रेस वाले वे से, बट ये एक बार मैंने बता दिया, आप ग्राफिकली भी इसको ऐसे कर सकते हो कि ग्राफिकली वर्क इसके इक्वल हो जाएगा एरिया, फार्मूला यही है, ठीक है, और आगे कैलकुलेशन। लेकिन जो मेन फार्मूला बताया दूसरा, वो मैं ग्राफिकली अब दूसरा फार्मूला अप्लाई करूंगा, ठीक है? आप इस फार्मूला से कर सकते हो। यस, ये बात
देखिए ना, हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस होते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन होते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ हम लिख ले तो चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, तो ओरिजिनल लेंथ की निस्बत कितनी चेंजिंग आई मीन पर यूनिट लेंथ कितना चेंज आए, टोटल चेंज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ या स्ट्रेन, तो इज इक्वल टू मॉडुलस। अब ये एल ऊपर आ जाएगा सबसे नीचे वाला, जैसे देखो ना ए डिवाइडेड बाय बी सी डिवाइडेड बाय डी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय, तो ए बाय बी मल्टीप्लाई बाय डी बाय सी, तो जो सबसे नीचे है ये टर्म कहाँ आ जाए? सबसे एल ये आई एफ के साथ और एल वन और ठीक है, और यहाँ से एफ निकालो तो ये आ जाएगी वैल्यू और ये प्लेस करो यहाँ, तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। क्लियर? अब एक मेथड ये है जो ग्राफिकली आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मेथड स्ट्रेन की टर्म में, क्योंकि हम स्ट्रेन की टर्म में ज्यादा बेस्ट समझ सकते हैं कि हमें पता है कितनी ज्यादा स्ट्रेन लगेगी, ज्यादा जितनी स्ट्रेन कोई मटेरियल बेयर करेगी उतनी ज्यादा हां एक जो होगा ना ये वाला है, ठीक है। तो हमें पता है जितनी ज्यादा स्ट्रेन लगेगी, स्ट्रेस को जितनी ज्यादा लगेगी इतनी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। तो इन टर्म ऑफ स्ट्रेस में दूसरे अब ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो आ गया एनालिटिक। अब ग्राफिकल देखते हैं। ग्राफिकल मेथड टू कैलकुलेट स्ट्रेन एनर्जी आप इनमें कीजिए। अब पहला पॉइंट हमने क्या लिया कि ये एनर्जी स्टोर होगी विद इलास्टिक लिमिट, कि लोड हमारा कितना होना चाहिए? लोड विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर ये विद इन इलास्टिक लिमिट है तो हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों क्या आएंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे। क्लियर? अगर इनको हम और आसान ले कि वन डायमेंशनल, हम क्या लें? एक सिंपल वायर ले लें, उस वायर में स्टोर्ड एनर्जी निकालें। तो वायर में फिर हम फोर्स लगाएंगे वन डायमेंशनल फोर्स और उसकी लेंथ में चेंज आएगा, तो इसका मतलब है अप्लाइड फोर्स और चेंज एनर्जी दोनों आपस में क्या होंगे? डायरेक्ट। तो हम फिर ग्राफ किस के दरमियान बनाएंगे? स्ट्रेस और स्ट्रेन के। तो इन सिंपल केस हम ग्राफ किस के दरमियान बनाएंगे? अप्लाइड फोर्स और चेंज एनर्जी। तो बना लेते हैं ग्राफ। ये हमारे पास ग्राफ है, दो एक्सेस आ गए। अब डिपेंडेंट क्वांटिटी हम रखेंगे along y axis, that is stress, but in term of y या वन डायमेंशनल हम क्या कह रहे थे? फोर्स। और इस साइड पे क्या रखेंगे? चेंज इन को मैं वन कहते हैं। लेट्स सपोज आप कह लेते या डेल स्ट्रेन। क्लियर? अब मैंने कहा कि ये विद इन इलास्टिक लिमिट एनर्जी स्टोर होती है। अगर इलास्टिक लिमिट से ध्यान जाएंगे तो वो एनर्जी परमानेंटली डिफॉर्मेशन के लिए यूज हो जाएगी। तो विद इन इलास्टिक लिमिट हमारे पास हमेशा जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतनी उसकी क्या चेंज, जितनी फोर्स अप्लाई इतना उसमें चेंज। क्लियर? और हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन दैट इज इंक्लाइंड एट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर क्या होगी? इंक्लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन हमें शो कर रही है कि कितनी फोर्स लगने से कितनी चेंज आएगी। क्लियर? यस। अब यहां इसकी ये जो वर्टिकल लाइन है, मतलब इसमें राइज जो आ रही है, ये किसको शो कर रहे हैं? इस पॉइंट पे ये इतना राइज आ रहा है, इस पॉइंट पे ये इतना राइज आ रहा है, इस पॉइंट पे ये इतना राइज। ये राइज किसको शो कर रही है? फोर्स को। इसको यहां से ध्यान रखो, यहां इतनी फोर्स है, यहां इतनी फोर्स है। और ये रन आगे जो रन आ रही है ये वाली, ये किसको शो कर रही है? स्ट्रेन कितनी लेंथ चेंज हुई। तो अगर ये इसकी एक साइड में
हाइट, लेंथ, और ये इसकी लिंक वेट, तो लेंथ मल्टीप्लाई वेट क्या होता है? एक। यहाँ लेंथ क्या है? फोर्स। वेट क्या है? लेंथ। डिस्प्लेसमेंट समझ लो एक तरह से, कितनी चेंज है। फोर्स मल्टीप्लाई चेंज क्या होता है? वर्क। बात समझ रहे हैं? तो इट मींस यहाँ वर्क किसके इक्वल हुआ? लेंथ मल्टीप्लाई वेट, एरिया के इक्वल। तो एरिया इसके अंडर कितना आ रही है? यहाँ पर अगर हम ग्राफिकली निकालें तो टोटल वर्क किसके इक्वल होगा? हियर F स्ट्रेन एनर्जी किसके इक्वल होगा? F dot F इज इक्वल टू एरिया, एरिया अंडर ग्राफ। क्यों? क्योंकि एरिया असल में हमें क्या दे? वर्क। बात समझ रहे हैं ना? तो इतनी एनर्जी स्टोर, तो ये किसके इक्वल होगा? देखो ये ट्रायंगल बन रही है ना, yes तो ट्रायंगल के लिए क्या होता है? लेट्स सपोज ये आएगी साइड ए, ये आएगी ओ ए, और ये आएगी बी। तो एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 इसकी लेंथ ओ बी मल्टीप्लाई इसकी हाइट ए बी। क्लियर? अब यहाँ 1/2 ओ बी कितने? चेंज इन लेंथ, ए बी कितने? फोर्स। यही है ना? अब ये आ गया आपके पास स्ट्रेन एनर्जी। अब आप दोनों वैल्यू निकालो। क्या निकाले? दोनों वैल्यू निकालो। किस टर्म में आपने दोनों वैल्यू निकाल ली? इन टर्म ऑफ स्ट्रेस। इसको आप भी मान सिंस स्ट्रेस किसके इक्वल होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट। ये देखो ये हमें वन डायमेंशन मिली है फोर्स और लेंथ से। अब हम इसको जनरलाइज किसमें कर रहे हैं? थ्री डायमेंशनल, क्योंकि सॉलिड सारे क्या होते हैं? थ्री डायमेंशनल होते हैं। थ्री डायमेंशनल फिर हम किसी खास एरिया पे फोर्स लगा रहे होंगे तो वो स्ट्रेस होता है, ठीक? और कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है, तरह से उसका वॉल्यूम भी चेंज है। क्लियर? तो अब स्ट्रेस और स्ट्रेन की टर्म में देखो, स्ट्रेस क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये बात यहां तक क्लियर? और यहां से फिर फोर्स कितनी आ जाएगी? स्ट्रेस मल्टीप्लाई इसको लिखो Pn1। क्लियर? बात समझ गए? हमें फोर्स चाहिए और चेंज इन लेंथ चाहिए। अब चेंज इन लेंथ निकालना है। चेंज इन लेंथ कौन बताता है? स्ट्रेन। कौन बताता है? स्ट्रेन। तो अब देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की फॉर्म में फिर बात करूं कि सिंस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो ये हो जाएगी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ, द यूनिट चेंज इन लेंथ। अब हमने डेल एल की वैल्यू निकालनी है, चाहिए हमें फार्मूले की पुट करनी है। यहां से डेल एल की वैल्यू निकालें, इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेल एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हो जाएगी सिग्मा एल डिवाइडेड बाय डेल एल। और यहां से डेल एल की वैल्यू निकालें, चेंज इन लेंथ किस इक्वल आ जाएगी? सिग्मा एल L डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर? अब इसको P कह दो। अब A और B दोनों को पुट कर दो, फिर फार्मूले में तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आप यही काम इससे भी कर सकते हो। कैसे? आपके पास ये फार्मूला है ना, चेंज और फोर्स। तो आप अब ये फोर्स यहां से निकाल कर पुट करो, तो ये फार्मूला जो एनालिटिकली आया था वही यहां क्या आ जाएगा? ग्राफिकल। सिंपल फोर्स आपने पुट करेंगे ऐसे निकाल। लेकिन मैं अभी इसको किधर लेके जा रहा हूं? स्ट्रेस की टर्म फार्मूला बनाने। फिर मैंने फोर्स को भी किस में लाया? स्ट्रेस में। चेंज इन लेंथ को भी किस में लाया? स्ट्रेस में। तो अब दोनों वैल्यू पुट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर? अब वैल्यू पुट करो देन इक्वेशन ए एंड
1/2 change in length due to applied force। अब change in length कितनी आई मेरे पास, देखो सिग्मा L डिवाइडेड बाय इनटू applied force कितनी है, सिग्मा इनटू A फ्रॉम B एंड B से डेल L और F की वैल्यू पुट करो तो आपके पास कितनी आ जाएगी स्ट्रेन एनर्जी 1/2 सिग्मा और सिग्मा आपस में मिले तो क्या होगा सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू एरिया मल्टीप्लाई लेंथ। तो ये रॉड का एरिया है और ये रॉड की ओरिजिनल लेंथ, तो एरिया मल्टीप्लाई लेंथ क्या हो गया रॉड का 1। तो ये आएगी टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन deformed material, that is half of sigma square into surface half its total volume। तो उस पूरे टोटल वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर, बात समझ रहे हैं किस वजह से स्टोर है, स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से। और ये फार्मूला लेकिन मैक्सिमम जो हमारे पास मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी, इसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड रेजिलियंस। मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ मटेरियल इज कॉल्ड रेजिलियंस। अगर ये मैक्सिमम है तो इसको हम क्या कहेंगे, रेजिलियंस। मैक्सिमम स्ट्रेस हमने लगा दिया, अब इस अगर जरा सी भी हम बढ़ाएंगे तो इलास्टिक लिमिट क्या हो जाएगी क्रॉस। लेकिन किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमम से कम स्ट्रेस लगाएंगे तो वो सिंपल क्या कहलाएगी स्ट्रेन। बट मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को हम क्या कहते हैं रेजिलियंस। आप देखेंगे बात समझ रहे, क्या वो मटेरियल मैक्सिमम कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, दैट कैरेक्टरिस्टिक इज रेजिलियंस आप देखेंगे। और अब यही कैरेक्टरिस्टिक पर यूनिट वॉल्यूम इस मटेरियल कहलाएगी mass density resilience रेजिलियंस। या आप स्ट्रेन मतलब एनर्जी डेंसिटी कह सकते हो, लेकिन यहाँ इन टर्म ऑफ रेजिलियंस, रेजिलियंस ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो ये बताती है कोई बॉडी मैक्सिमम कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है पूरे वॉल्यूम बी के अंदर। लाइक ये रॉड इस पूरे वॉल्यूम बी के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम, वो इसकी क्या होगा रेजिलियंस। मैं कहूं कि अगर इसका मतलब ये सिर्फ एक यूनिट वॉल्यूम, ये कितना यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट, इसके अंदर ये कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं यूनिट वॉल्यूम के अंदर, इसको हम क्या कहेंगे मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। क्या कहेंगे मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस या रेजिलियंस मॉडुलस। क्या कोई भी मैक्सिमम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कोई बॉडी कितनी स्टोर कर सकती है उसको हम क्या कहते हैं रेजिलियंस मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो इसको फिर हम कैसे लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ maximum energy per unit रेजिलियंस किसके इक्वल हो जाएगी मैक्सिमम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैक्सिमम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी modulus मैक्सिमम एनर्जी ये है डिवाइड बाय वॉल्यूम से डिवाइड कर दो वॉल्यूम से कैंसिल किसके इक्वल आ जाएगी हां 1/2 सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आ गया हमारे पास मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। मीन इसको आप दूसरे लफ्ज में क्या कह सकते हो एनर्जी डेंसिटी, कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कोई भी मटेरियल कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है। बट इन टर्म ऑफ मैक्सिमम एनर्जी हम इसको क्या कहते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। बट क्या सारे सपोज हम स्ट्रेस लगा, स्ट्रेस हम कितनी तरीकों से लगा सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोड बढ़ाओ किसी चीज जी, पहले एक न्यूटन फिर दूसरा न्यूटन उस पे फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा फिर या 10 के 10 न्यूटन फ्लोर निकालो या 10 के 10 न्यूटन उतनी हाइट से ऊपर से छोड़ दो नहीं तो क्या सब में सेम स्ट्रेस उस पे लगेगा नो इट मींस हमारे पास स्ट्रेस जिस तरह से हम अप्लाई करेंगे स्ट्रेस के चेंज होने से एनर्जी चेंज होगी। तो
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप स्ट्रेस डिफरेंट वे से उस पे लोड अप्लाई कर और एनर्जी उसके अंदर सेम स्टोर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। इट मींस जिस वे से हम स्ट्रेस लगाएंगे उसी वे से एनर्जी स्टोर होगी। अब बहुत आसान सी बात है, एक बॉडी के ऊपर हम ग्रेजुअली उसके ऊपर स्ट्रेस डालें, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। एयर बॉडी को फौरन हम इतना ही फौरन सडन हम पूरा लोड डाल दें, उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होगी। किसके अंदर एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी? सडन अटैक। देखो चाहे किसी पे आप अगर लोड डालो तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस फिर वो वापस बैक आ जाएगा, लेकिन अगर ग्रेजुअली आप लोड डालो तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा उसमें एक तरह से स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। पर सर ये जो हाँ स्टेप बाय स्टेप हम लेते हैं एनर्जी स्टोर, उसमें भाई स्ट्रेन डालते हैं, लास्ट स्टेप जो होता है वो एक किस्म का मैक्सिमम स्ट्रेस होता है ना। सडन जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी ना, दैट इज मैक्सिमम। सर वो सर आप सुन लीजिए बात कर रहे हो। अच्छा अब लोड देखो, स्ट्रेस क्या है? लोड। स्ट्रेस क्या है? लोड। हमने एनर्जी के लिए बना लिया है रिलेशन, क्या बना है? एस एनर्जी किसके इक्वल है? 1/2 स्ट्रेस के मॉडुलस इलास्टिसिटी इनटू एरिया मल्टीप्लाई बना लिया। अब स्ट्रेस हम कितनी वे से अप्लाई कर सकते हैं? लोड स्ट्रेस क्या है यहाँ? हम यहाँ स्ट्रेस को क्या कहेंगे? लोड। स्ट्रेस क्या है? लोड। और ये कितनी वे से हम अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बहुत से वे, 3 वे से। कौन से? 3 वे से। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड भी ग्रेजुअली हम उस पे लोड बढ़ाएं, तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का फार्मूला क्या बनेगा? फोर्स पर यूनिट एरिया, जो सिंपल। तो उसके लिए हमारे पास एनर्जी कितनी स्टोर होगी? ठीक है। और दूसरा कौन सा है? सडन अप्लाइड लोड। सर जो हम ग्रेजुअली अप्लाई, सडन अप्लाइड लोड। अब देखो सडन एक हम ग्रेजुअली लोड को इंक्रीज करें तो उसको ऊपर एक दबाव पड़े, एक हम सडन फौरन वो पूरा लोड उस पे डाल दें तो उसके ऊपर एक दबाव पड़े, स्ट्रेस लगेगी उस पे। दोनों में किस तरह स्ट्रेस आ जाता है? सर कि इसमें हम 1 न्यूटन करके 10 न्यूटन तक जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें ग्रेजुअली की फॉर्मेशन आती है और एनर्जी स्टोर होती है। अगर 10 का 10 इकट्ठा हम फौरन उस पे डाल तो तब स्ट्रेस ज्यादा लगेगी या ग्रेजुअली? जब फौरन हम सडन उस पे लोड डालते हैं, तो सडन जो हम अप्लाइड लोड डालते हैं वो आम ग्रेजुअली के दुगना होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो स्ट्रेस पड़ती है वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड से 2 टाइम्स होती है और इतनी एनर्जी इसके अंदर क्या होती है? ज्यादा स्टोर। और थर्ड वन कौन सा? इंपैक्ट लोड। थर्ड वन कौन सा? इंपैक्ट लोड। इंपैक्ट लोड का क्या मतलब है? क्या ऊपर हाइट, किसी हाइट से लोड को गिरा और वो जाके किसी बॉडी पे लगे। सपोज आपने दो आपके पास वेट है 1 केजी, आपने 1 केजी अपने हाथ पे रखा, फिर उसके ऊपर दूसरे केजी रखा, तो आपके हाथ पे एक स्ट्रेस है, उसकी वजह से आपके हाथ में एनर्जी स्टोर, दैट इज ए स्ट्रेस। लेकिन वही अगर आप दो इकट्ठे रख दो तो इतनी स्ट्रेस है, लेकिन अगर वही आप इतनी हाइट से नीचे छोड़ो फिर तो बहुत ज्यादा लगेगी। बात समझिए? तो तब उस स्ट्रेस के लिए इंपैक्ट लोड भी एक सर्टेन हाइट है जो हम लोड उस पे छोड़ते हैं, तो वो लोड किसके इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया प्लस रूट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया का स्क्वायर प्लस किसके इक्वल आ जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू 2e। तो हाइट जितनी ज्यादा होगी तो
इतना ज्यादा प्रेशर लगेगा डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दैट रॉड, जिस रॉड पे हमने वो दबाव डालने हैं। देखो F तो आपको पता है फोर्स जितनी लगी हुई और जिस एरिया पर लगी, बट जितनी ज्यादा हाइट से वो ऑब्जेक्ट आगे गिरेगा तो इतना ज्यादा उस पर लोड पड़ेगा, और ये साथ E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और L लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिस पे हम लोड लगाएंगे। तो ये आपके पास फार्मूला बनेगा इम्पैक्ट लोड, जो आम लोड से बहुत ज्यादा, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड F by A, बट ग्रेजुअली अप्लाइड लोड से इम्पैक्ट लोड इतनी अमाउंट में ज्यादा है, तब जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगी, ज्यादा। बात समझ? तो जो डिफॉर्म या स्ट्रेन एनर्जी है वो उसका जनरल फार्मूला तो ये है, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ किस लिए, ये अगर सिग्मा को स्ट्रेस हम F by A मानी तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, तो सडन अप्लाइड लोड और इम्पैक्ट लोड के लिए फिर सिग्मा मीन स्ट्रेस की जगह क्या आएगा, ये दो। अब नेक्स्ट जो अगली बात आती है कि जो आपके पास ये एनर्जी स्टोर होती है ये ऑब्जेक्ट की डायमेंशन पे भी, लाइक ऑब्जेक्ट की डायमेंशन कैसे होती है, ठीक, कि वो एक तरह से कितनी उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी आ सकती है, जिसके अंदर ज्यादा लोड अप्लाई करने से कम कंप्रेसिबिलिटी आती हो वो ज्यादा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कर सकती है, जिसके अंदर वही लोड अप्लाई करने से ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी आ जाती है तो उसके अंदर एनर्जी कम। लाइक आप इसके एग्जांपल इस तरह लें, H स्केल है आपके पास या ये आपके पास है जी एक ऑब्जेक्ट, इसके एक डायमेंशन ये है, इस पे आप जहां लोड अप्लाई करते तो इलास्टिक लिमिट तक ये एनर्जी स्टोर करेगा और फिर उसके बाद टूट जाएगा। लेकिन दूसरी इसकी ये इस तरह डायमेंशन आप अब लोड अप्लाई करें, इस तरह ये ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा या इस तरह, क्यों, क्योंकि इस तरह रखने से इसके अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आता है वो क्या हो जाता है, वो कम आता है, ज्यादा लोड अप्लाई करने से तो थोड़ा कम झुकेगा, लेकिन इस तरह ज्यादा झुकेगा और फिर टूट जाएगा। बात है तो डायमेंशन पे भी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जितनी लेंथ ज्यादा हो इतनी उसके अंदर एनर्जी कम स्टोर होगी, लेंथ ज्यादा होने से जो लोड अप्लाई करो तो टूटने के चांसेस ज्यादा हैं, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट जितनी उसकी ये इसको क्या कहते हो आप, लेंथ हो या विड्थ हो, कोई एक डायमेंशन हो, ये इसकी विड्थ अगर इसको कहते हो तो इसको आप हाइट कहते हो या लेंथ कहते हो, अगर इसको हम कहें लेंथ तो ये हमारे पास क्या है विड्थ और ये क्या है ब्रेड्थ, तो ये वाली जो इसकी समझ लो ब्रेड्थ जितनी ज्यादा होगी इतनी इसके अंदर एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, बट जितनी लेंथ ज्यादा होगी इतनी एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी कम होगी। बात समझ? तो ये आपने याद रखना। वैसे इसका फार्मूला क्या है, चलो क्या इसको हम